हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरह से कतर की टीम, खवातीन टीम को हिजाब पहनने से मना किया गया और उसके एहतजाज में कतर ने अपनी खातून खिलाड़ियों को वापस बुला लिया। क्या ये एक खातून मुस्लिम खिलाड़ियों के साथ किसी तरह की साजिश थी या फिर कंफ्यूजन हुआ था जो कवानीन है, जो ज़ाब्ते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ मेहमान हमारे साथ रहेंगे फोन लाइन पर और स्टूडियो में आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। बीसीसीआई ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री की मुद्दत कार में तोसी कर दी है, यानी कि इजाफा कर दिया है। अब रवि शास्त्री टीम के साथ 2015 के आलमी कप तक, इसके अलावा टीम के साथ आलमी कप तक हिंदुस्तानी सपोर्ट स्टाफ भी रहेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि कोच डंकन फ्लेचर के लाए हुए बॉलिंग और फील्डिंग कोच की छुट्टी हो गई। हालांकि कोच फ्लेचर आलमी कप तक टीम के साथ रहेंगे। रवि शास्त्री के अच्छे ऑलराउंडर रहे, फिर उसके बाद एक कमेंटेटर के हैसियत से अपनी पहचान बनाई और अब टीम इंडिया के डायरेक्टर के हैसियत से उनकी मुद्दत कार में तोसी की गई है वर्ल्ड कप तक। फजल साहब, आप भी उस डिस्कशन में मौजूद थे जब हम लोगों ने उस वक्त उम्मीद जाहिर की थी कि बहुत जल्द इस बात का इम्कान है कि रवि शास्त्री को मतलब कि एक्सटेंशन मिलेगा। उसकी दो वजूहात बयान की गई थी। एक तो यह कि रवि शास्त्री श्रीनिवासन साहब के बहुत करीबी हैं और दूसरी वजह यह है कि जिस वनडे सीरीज के लिए उन्हें टीम इंडिया का डायरेक्टर इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया था, वो सीरीज हिंदुस्तान ने जीत ली थी। इन दोनों में से पुख्ता वजह आप क्या मानते हैं इनके एक्सटेंशन की? देखिए शबाब भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उनको एक्सटेंशन मिला है तो इसमें हम तमाम किसी को कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि उनके सरोकार, उनको जिस तरह का साथ है श्रीनिवासन से, जिस तरह से उनके ताल्लुकात है, उसे देखते हुए ये बात शबाब साफ लगती है कि उनको एक्सटेंशन या टीम का डायरेक्टर बनाया जाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने की टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी हो गई, अचानक उन्होंने रातों रात उस टीम इंडिया को बहुत एक ऐसी टीम में बदल दिया जिसने कोई बहुत बड़ा चमत्कार, कोई बहुत बड़ा मिराइकल या कोई ऐसा कर दिया जिससे जो अनहोनी कर दिया। ऐसा नहीं था। डायरेक्टर का रोल या कोच का रोल मैदान पे बहुत होता नहीं है, ठीक है, वो टीम मैनेजमेंट का एक हिस्सा होते हैं। रवि शास्त्री के जाने से रातों रात टीम बदल गई, ऐसा नहीं। खिलाड़ी ही खेलते हैं, मैदान पे उन्हीं को परफॉर्म करना होता है। श्रीनिवासन का तसल्लुत जिस तरह से फिर देखा जाता है जा रहा है कि बरकरार है और उनकी वापसी की भी अब उम्मीद हो गई। हालांकि मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट नवंबर में आनी है, जो मामला चल रहा है, तो उनके करीबी है रवि शास्त्री, इसलिए उनको एक्सटेंशन मिला है। हाँ, जाहिर एक्सटेंशन ही। आप देखिए कि पिछले कई सालों से वो बीसीसीआई के पेरोल पे थे, चाहे बतौर कमेंटेटर या दूसरे किसी चीज को लेके, इसलिए वो बीसीसीआई के पेरोल पर तो थे ही इसमें। और अब उन्हें सिर्फ एक डायरेक्टर नया ओहदा दे दिया गया है, तो सिर्फ ओहदा बदल दिया गया, बाकी सारी चीजें वो बीसीसीआई के लिए कर रहे थे। कभी उन्होंने श्रीनिवासन को लेके किसी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। जब उस वक्त भी जब सट्टेबाजी का मामला बहुत उभरा था, मैयप्पन का मामला हो रहा था, श्रीनिवासन लोग पूरी हिंदुस्तान के क्रिकेट फ्रेटर्निटी के निशाने पर थे, उस वक्त रवि शास्त्री ने सबसे जोरदार बचाव किया था। तो रवि शास्त्री पेरोल पे, श्रीनिवासन के पेरोल पे थे। बीसीसीआई भी हम अगर न कहें तो श्रीनिवासन के पेरोल पे थे और इसी पेरोल की वजह से उन्हें ये ओहदा दिया गया और एक्सटेंशन भी उसी वजह से मिला। टीम का परफॉर्मेंस अच्छा बुरा होता रहेगा। टीम के परफॉर्मेंस, टीम इंडिया वनडे मैचों में तो लगातार तसल्सल के साथ अच्छा परफॉर्म कर रही है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वर्ल्ड कप 2015 में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही और जो कि आमतौर से सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये बात कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें मैदान से बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए जो सपोर्टिंग स्टाफ या टीम मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। और खुद कहा भी गया था कि बॉस जो होता है किसी भी क्रिकेट टीम का, वो कप्तान ही होता है। तो बहुत ज्यादा रोल मैदान से बाहर बैठे लोगों का नहीं होता है। खिलाड़ियों को खेलना होता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या खराब हो, और टीम का जो कप्तान होता है सारी जिम्मेदारी उसी पर आती है। अब जबकि रवि शास्त्री को यह एक्सटेंशन मिलता है, तो किस तरह की उम्मीद की जा रही है कि रवि शास्त्री का क्या रोल होगा, सपोर्टिंग स्टाफ की मौजूदगी रहेगी कि नहीं, और डंकन फ्लेचर जिनके कैरियर के आगे भी सवालिया निशान लग गया था, वो बरकरार रहेंगे कि नहीं 2015 तक? नहीं, देखिए अभी तो जिस तरह के फैसले उसमें तो लगता है कि डंकन फ्लेचर 2015 तक बहरहाल उन्हें बरकरार रहना है। आप देखिए कि रवि शास्त्री जब गए थे तो धोनी
कप्तान जो है, उनके साथ दोनों के ताल्लुकात को लेकर भी बहुत सारी खबरें आई थी। उस खबर में कितनी सच्चाई थी ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, क्योंकि मैदान के बाहर या मैदान के अंदर क्या होता है ये दो लोगों के बीच का मसला है। लेकिन उन दोनों के बीच कई मामलों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे कि रवि शास्त्री और धोनी में नहीं बन रहे, रवि शास्त्री को धोनी। लेकिन आप इस जोन की क्रिकेट से जुड़े रहे हैं लगातार, आपने देखी इस जोन की क्रिकेट मीटिंग में जो बात सामने आई है उसमें 2 यूनिट जो थी बीसीसीआई की, उस झारखंड और उड़ीसा के बारे में कहा गया कि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया रवि शास्त्री का उनके एक्सटेंशन के लिए, तो इसकी वजह क्या मानते हैं? नहीं देखिए, सिर्फ रवि शास्त्री की बात, फिर वहीं श्रीनिवासन की बात आ रही है, क्योंकि इस बार इस जोन से बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट जो होना है, बीसीसीआई को जो सदर नामजद किया जाना है, वो इस जोन की तरफ से होगा। और यही 2 झारखंड, जो चाहे वो अमिताभ चौधरी हो या रणजीव बिस्वाल के उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन हो, ये दोनों सपोर्ट करेंगे और चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन, यानी श्रीनिवासन का सपोर्ट करेंगे ये दोनों, और रवि शास्त्री का सपोर्ट करके एक तरफ से इशारा दिया है कि एक मर्तबा फिर एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई के सदर के ओहदे पर बैठाने वाले। इसी बीच सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इशाउद्दीन, जो कि क्रिकेट के स्टैटिस्टिशियन भी हैं जाने माने, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशाउद्दीन, हम स्टूडियो में फजल इमाम मलिक से ये बात कर रहे थे कि रवि शास्त्री को जो एक्सटेंशन मिला है वो क्या इसलिए मिला है कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला असाइनमेंट उनको मिला था, वनडे सीरीज हिंदुस्तान की टीम जीती थी, या फिर ये कि वो एन श्रीनिवासन के बहुत करीबी माने जाते हैं? क्या वजह आप दोनों में से एक मानते हैं? नहीं, असल वजह तो यह है कि जब भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रहा था, जी, तो ऐसे में 4-5 से जो आलोचनाओं का शिकार हो रहे थे एन श्रीनिवासन, उस आलोचना को दरकिनार करने के लिए रवि शास्त्री को टीम के मैनेजर बनाया गया था। जी, इसलिए नहीं कि वो खुद का बचाव कर सके। लेकिन जिस तरह से उड़ीसा और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन ने सपोर्ट किया है, और जैसा कि फजल साहब बता रहे हैं कि अगला बीसीसीआई का जो चेयरमैन होगा वो उम्मीदवार इस जोन से ही होगा, तो ये बात मिलती जुलती नहीं लग रही है, क्योंकि रिश्ते श्रीनिवासन और रवि शास्त्री के एक तरह का इशारा दिया है इन दोनों यूनिट के ओहदेदारान ने। ये तो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि रवि शास्त्री को टीम का मैनेजर अगर बनाया जाता है, टीम डायरेक्टर बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ केवल श्रीनिवासन के बचाव के लिए है। टीम का परफॉर्मेंस खराब होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी प्रेसिडेंट होंगे या जो भी ओहदेदार होंगे उन पे जो है निशाना सब लोग साधेंगे। तो इससे बचाव के लिए पहले बचाव तो यह है कि टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया हो, बाकी पद पर बने रहना या न बने रहना, या उनके लोग जो भी उनके पसंदीदा लोग हैं खारिज होंगे सीट पे, तो ये तो दूर की बात, उसमें तो गुटबाजी होती ही है, राजनीति होती है। तो एक तरह से रवि शास्त्री को भी इसका आधार बनाया गया है, लेकिन असल मतलब मेरे समझ से यह है कि टीम का परफॉर्मेंस सुधरे, बढ़िया हो, और इसके लिए जो है वो रवि शास्त्री। इशाउद्दीन हमारे साथ आप रहिएगा। फजल साहब साफ तौर पर इशाउद्दीन बता रहे हैं, लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े रहते हैं। इशाउद्दीन, उनका ये कहना है कि जिस तरह से एक मुश्किल की घड़ी में, मुसीबत के वक्त में ये कहा जाए कि रवि शास्त्री ने टीम इंडिया को एक तरह से सहारा दिया, क्योंकि जिस तरह से शर्मनाक शिकस्त टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के सरजमीन पर हुई थी और उसके बाद हौसला बढ़ाया टीम इंडिया का, तो उसके एवज में, उसके इनाम में ये एक्सटेंशन मिला है। नहीं, आप देखिए कि अगर आप, ठीक है कि इंडिया की टीम इंडिया ने 3-1 से वनडे सीरीज जीती, लेकिन उसमें खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए तो जो टॉप खिलाड़ी थे, जैसे रोहित शर्मा हुए, विराट कोहली हुए, उनका परफॉर्मेंस देखिए बहुत अच्छा। अगर रवि शास्त्री जाते तो विराट कोहली को बहुत अच्छा करने के लिए आपका ये कर सकते थे, बहुत मोटिवेट कर सकते थे। विराट कोहली टेस्ट में भी नाकाम रहे, वनडे में भी बहुत अच्छा उन्होंने नहीं किया, थोड़ी बहुत चमक जरूर दिखाई, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखिए कि जो टीम से बाहर जो खिलाड़ी रहे उस दौरान, चाहे वो सुरेश रैना का परफॉर्मेंस उस पूरी सीरीज में ज्यादा बेहतर रहा। तो आप रवि शास्त्री रातों रात जाके उस टीम को नहीं बदलता है, मोटिवेशन तो बहुत ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो टीम के साथ गए, उन डंगन फ्लेचर में बैठा दिया, मोटिवेट तो किया है, क्योंकि कई खिलाड़ियों ने तारीफ भी की है रवि शास्त्री की, आप भी मानते हैं? नहीं, मोटिवेशन किसने तारीफ की है? आप वही रोहित शर्मा करेंगे जिसको आप 200 वनडे खिला रहे हैं, उसके बाद वो एक 100 मार दे रहे हैं रोहित शर्मा। आप खिलाड़ियों को, आपका बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आप बेंच स्ट्रेंथ के खिलाड़ी को आप मोटिवेट किसको कीजिएगा? आप मोहित शर्मा को नहीं कीजिएगा, आप ईश्वर पांडे को नहीं कीजिएगा, आप रविंद्र जडेजा को कितना मोटिवेट किया? 100 वनडे खेल चुके हैं, सुरेश रैना 100 वनडे से ज्यादा खेल चुके हैं। आप इन खिलाड़ियों को मोटिवेशन की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब यह है कि उनके पास अपना कुछ नहीं है। कोई ना कोई एक डंडा मारने वाला रहना चाहिए खिलाड़ियों को, जो
जो मोटिवेट कर सके। आपके कहने का मतलब है कि खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से सीरीज जीती और टेस्ट सीरीज में जो शर्मनाक हार हुई थी उसके साइकोलॉजिकल जो कि नफ्सियाती दबाव होता है उससे ऊपर उभरे और फिर इंग्लैंड। इसमें एक चीज और है सवाल, इसमें एक चीज और है जो मैं जोड़ना चाहूंगा। चूंकि हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट का वो कंसेप्ट खत्म हो गया, हमने वनडे और T20 पे अपना बहुत सारा कंसंट्रेशन किया। T20 आप देखिए कि हमारे बल्लेबाज या गेंदबाज 4 ओवर 10 ओवर या गेंद के खिलाड़ी ज्यादा बन गए हैं। आप गेंदबाजी देखिए, घुटने टूट जाते हैं 4 ओवर, जहां 10 ओवर से ज्यादा की गेंदबाजी की पता चला कि किसी के घुटने में दर्द है, किसी का हैमस्ट्रिंग हो गया, किसी का मसल पुल कर गया। तो 4 ओवर की जो गेंदबाजी जब तक आप खत्म नहीं कीजिएगा टेस्ट क्रिकेट में अगर करना तो रणजी ट्रॉफी को एक बेस बनाइए। देखिए आपके पास बहुत अच्छे खिलाड़ी है। रणजी ट्रॉफी को बेस बनाने की बात कही गई और शुरू में फजल साहब ने एक और बात कही थी कि क्रिकेट के खेल में बहुत ज्यादा ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए लोगों का, जो कि टीम मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे कोच हो, मैनेजर हो, या एक नया पोस्ट आया है टीम इंडिया में डायरेक्टर का, उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। पूरी तरह से क्रेडिट खिलाड़ियों को दिया जा रहा है क्रिकेट में फजल साहब के मुताबिक। आप क्या कहते हैं रवि शास्त्री के बारे में? रवि शास्त्री को आपने देखा भी, बहुत करीब से एक अच्छे ऑलराउंडर रहे और वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्हें चैंपियन ऑफ चैंपियंस का अवार्ड भी मिला था 1985 में, और उन्हें जो कार मिली थी आज भी लोग याद करते हैं उस वक्त। उसके बाद एक बेहतरीन कॉमेंटेटर साबित हुए, कॉमेंट्री की जो जितनी इस्तिलाह है बहुत अच्छे से सलीके से उसे बयान करते हैं। एक और लाइफ उन्हें मिली है क्रिकेट के जमान में अगर कहा जाए तो। कपिल देव का रोल 2015 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए कितना मौसर और कारगर हो सकता है? देखिए, रवि शास्त्री की योग्यता पर कोई निशान नहीं लगाया जा सकता। हम सिर्फ ये इशारा कर रहे हैं कि रवि शास्त्री को इसलिए रखा गया, इसलिए यहाँ तक पहुंचाया गया कि टीम का जो परफॉर्मेंस खराब हो रहा था उससे न केवल धोनी बल्कि श्रीनिवासन और डंकन फ्लेचर तमाम लोगों पर लोग निशाना मान रहे थे, आलोचना कर रहे थे। तो ये जो चौतरफा जो निशाना हो रहा था, चौतरफा आलोचना जो हो रही थी, उससे बचाने के लिए रवि शास्त्री को उठाने के तौर पर रखा गया। एक नंबर की बात। दूसरी नंबर की बात यह है जो रवि शास्त्री वाकिफ है अपने तमाम खिलाड़ियों को, वो किसी खिलाड़ी को हथौड़ा मार के निकाल नहीं सकते टीम से। वो हल्के तौर पर मोटिवेट कर सकते हैं, उनके पीठ पर हाथ रख के कह सकते हैं कि भाई तुम बढ़िया परफॉर्मेंस करो, टीम की हालत खराब है। तो अगर रवि शास्त्री इस काम में थोड़ा सा भी भारतीय टीम को जो है मदद करते हैं तो कतई गलत नहीं है श्रीनिवासन का ये मूव। और हर कोई चाहता है कि अपने लिए ओहदा बनाए, अपने लिए ओहदा बरकरार रखे। तो आपके कहने का मतलब है इशाउद्दीन के रवि शास्त्री को जो एक्सटेंशन मिला है वो टीम इंडिया के मफाद में होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि वो टीम इंडिया के हित में ही है ये। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। स्टैटिस्टिशियन और स्पोर्ट जर्नलिस्ट इशाउद्दीन बता रहे थे कि रवि शास्त्री को एक्सटेंशन मिलना टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तसर में जानना चाहेंगे फजल इमाम मलिक साहब से कि किस तरह से जो बातें इशाउद्दीन ने कही है उसकी आप तायीद करते हैं। नहीं, देखिए ईशा ने जो बात कही कि रवि शास्त्री की योग्यता पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता, सवाल उस योग्यता पे भी नहीं खड़ा किया जाता जो उन्होंने श्रीनिवासन के पक्ष में जो जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह से हक, तो कई तरह की योग्यताएं हैं उनमें। तो किसी मैदान का मतलब है कि एक ऑलराउंडर की हैसियत से जो जाने जाते हैं तो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर भी उनका हो रहा है। यानी हर तरह से हर तरह से बैठते हैं रवि शास्त्री। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि 2015 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के लिए काफी अहम है और अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे खिलाड़ियों को। और जब 2015 का वर्ल्ड कप हिंदुस्तानी कप्तान और हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के हाथ में होगा तो उस वक्त जाहिर सी बात है रवि शास्त्री की और ज्यादा तारीफ होगी। फिलहाल स्पोर्ट्स राउंडअप में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक बहुत ही हसास और मुतनाज़ा मामले पर हम बात करेंगे और ये बात यह है कि एशियाड में, इंचोन एशियाड में जिस तरह से कतर के खिलाड़ियों को हिजाब पहनकर खेलने से मना किया गया और आखिरकार कतर ने अपनी खिलाड़ियों को वापस बुला लिया, और ये देखते हुए कि ईरान की खिलाड़ियों को मना नहीं किया गया तो एक तनाजा पैदा हुआ है और इस पर बातचीत हम करेंगे। और बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब और फोन लाइन्स पर भी हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। तो आइए लेते हैं पहले एक ब्रेक। दवा वैसे नाम बहुत बढ़िया आपका, राधा। राधिका। ये तो और भी बढ़िया है। माई सेल्फ श्यामलाल गुप्ता, लेकिन प्यार से सब शामू बुलाते हैं। तो अब आप जाएंगे ना? दवा के लिए धन्यवाद।
बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब। हिजाब पहनकर कोर्ट में उतरने की इजाजत न मिलने पर हंगामा हुआ है। बात एशियाड की है, इंचोन एशियाड की। कतर की खातीन बास्केटबॉल टीम ने इंचोन एशियाई खेलों में मैच खेलने से इसके बाद इनकार कर दिया और कतर ने अपनी टीम को वापस भी बुला लिया। कतर टीम का मुकाबला मंगोलिया से होना था और मैच शुरू होने से कबल खेल इंतजामिया ने खिलाड़ियों से हिजाब उतारने को कहा था, लेकिन खिलाड़ियों ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया था। कतर के खिलाड़ियों का कहना था कि जनूबी कोरिया आने से पहले उन्हें बताया गया था कि वो हिजाब पहनकर खेल सकती हैं। खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि टीम इससे कबल कई बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिजाब पहनकर खेल चुकी है, इसलिए एशियाई खेलों में हिजाब उतारने का इसरार समझ से बालातर है। खिलाड़ियों का कहना था कि बगैर हिजाब के वो मैच नहीं खेलेंगे और ऐसा ही हुआ भी। उधर इंतजामिया का कहना था कि बैनुल अक़वामी बास्केटबॉल फेडरेशन के ज़ाब्ते के मुताबिक कोर्ट पर जेवरात या ज़ेबो ज़ीनत के सामान पहनना मना है। फजल साहब, हमने दूसरी तरफ ये देखा कि ईरान के खिलाड़ियों ने हिजाब पर पहनकर खेला। आपको क्या लगता है कि किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा हुआ टीम जो एशियाड की जो टीम इंतजामिया थी वहां पर की और या फिर बास्केटबॉल फेडरेशन या कतर का जो बास्केटबॉल फेडरेशन है उसके बीच? नहीं, देखिए, मैं इससे पहले शराब साहब थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा। जब चीन में एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी जी, हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ी जो सरदार थे, सिख जो थे, उन्हें पगड़ी पहन के खेलने से मना कर दिया गया था। 3-4-5 महीने पहले या 3-4 महीने पहले की ये बात है। और 2-3 खिलाड़ियों को खेलने नहीं दिया गया। हिंदुस्तानी टीम ने वहां चीन को हराया, अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन उसके बाद बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया हिंदुस्तान का बास्केटबॉल फेडरेशन ने फीबा के खिलाफ, फीबा से, कि ये हमारी, चूंकि वो पगड़ी पहनना एक मजहबी मामला है, वो मजहब से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सरदारों को पगड़ी पहन के खेलने की इजाजत दी जाए। और आखिरकार फीबा को ये
को हिंदुस्तान के इस प्रोटेस्ट को मंजूर करना पड़ा और अब आइंदा के इंटरनेशनल मैचों में वो सरदार जो है वो पगड़ी पहन के खेल सकते हैं। तो कतर के खिलाड़ियों के साथ क्या बात हुई, कतर के खिलाड़ियों ने जिस तरह से हिजाब पहनने से मना कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि कतर को भी बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट फीबा के सामने करना चाहिए कि ये हमारा चूंकि मजहबी मामला है। और पहला प्रोटेस्ट उन्होंने किया, उन्होंने अपनी टीम को वापस वो नहीं, उसके बाद जब कांग्रेस होगी, ये जब फेडरेशन के जब या इंटरनेशनल फेडरेशन का जब ये खवातीन खिलाड़ियों का मामला है और एक खातून प्रोफेसर हमारे साथ इस वक्त एएमयू के प्रोफेसर डॉक्टर जेबा हसन साहिबा हैं जो कि फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलमी समय के स्पोर्ट्स राउंडर प्रोग्राम में डॉक्टर जेबा हसन साहिबा आपका खैर मकदम है। आप भी बेहतर जानती होंगे किस तरह से एशियाड में कतर के खिलाड़ियों को हिजाब पहनने से रोका गया। तो एक औरत, एक खातून की जो साइकोलॉजी इससे जुड़ी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का फैसला और किस तरह से खातून होने के नाते आप इसे कंडेम करती हैं? जबकि यहां पर दो तरह की बातें आई हैं, ईरान के खिलाड़ियों को हिजाब पहनकर खेलने दिया गया, कतर के खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया गया। शुक्रिया जी। ये किस्सा 2 दिन से चर्चा में है जी। और जहां तक ये औरतों का मामला है तो बीइंग अ वुमेन मेरी राय ये है कि एक तरफ तो औरतों को बहुत सारी खेलों में और बहुत सारे महकमों में आने की दावत दी जाती है, लेकिन जब वो आती हैं तो ऐसे रूल भी होते हैं जो उनको डिस्करेज करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि रूल्स को जहाँ पे अरब के बहुत सारे ऐसी नेशंस हैं जहाँ से बहुत सारे लोग खेलना चाहते होंगे, जब बात इंटरनेशनल गेम की होती है तो वहां पर ये सोच कर कि आप ग्लोबल लेवल पे एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो आपको रूल्स को पहले से ही रिलैक्स करके देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इन खिलाड़ियों को भी पहले से ये जानकारी दे दी गई थी कि कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने पहले पता भी किया था कि कहीं हिजाब उतारने को तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब मैच शुरू होता है, मंगोलिया के खिलाफ मैच था और मैच शुरू होने से पहले वहां की जो इंतजामिया है एशियाई खेलों की, उसका ये कहना है कि आपको हिजाब नहीं पहनना है। तो इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो जाहिर सी बात है खेल के मैदान में काफी तेजी से खातून खिलाड़ी आगे बढ़ रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और खासतौर से मुस्लिम ममालिक के खिलाड़ी भी आगे बढ़ रही हैं। तो एक तरह का आपको क्या लगता है कि इससे हौसला शिकनी इन खिलाड़ियों की हो रही है, मुस्लिम खातून खिलाड़ी? आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी नजर आती है क्योंकि जो इराकी टीम थी उसके अंदर शायद 5 लड़कियां जो थी वो हिजाब पहने थी और 6 लड़कियां हिजाब नहीं पहने थी और वाइस वर्सा। लेकिन वो उनका कहना है, जैसा कि मैंने न्यूज में देखा कि उनका कहना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि उनको खेलने की इजाजत दी जाए, वो इंतजार कर रही थी, लेकिन तब तक बिना उनको मैदान में लाए, उनके बिना पार्टिसिपेशन के एक मंगोलियन टीम को फातेह करार दे दिया गया। बिल्कुल सही बात है जी जी, बिल्कुल उनकी जीत करार दी गई। ये तो बड़ा ही अजीब सा लगता है। तो पूरी तरह से प्रोफेसर डॉक्टर जेबा हसन साहिबा इसे कॉन्स्पिरेसी मान रही हैं और मैदान से लाने से पहले अगर जिस तरह से दूसरी टीम को फातेह करार दिया गया तो ये जाहिर सी बात है ये अच्छी बात नहीं। फजल इमाम मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए कॉन्स्पिरेसी का एंगल बहुत मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं कहा जा रहा है। अगर औरतों के साथ कॉन्स्पिरेसी, इसको औरत और मर्दों के बीच नहीं देखा। मैंने आपको चीन का हिंदुस्तानी टीम का आपको मिसाल शुरू में ही दी थी शबाब साहब कि हिंदुस्तानी टीम के 2 सिख खिलाड़ियों के साथ भी इसी तरह का वाकया 3-4 महीने पहले चीन के एशियाई बास्केटबॉल चैंपियनशिप के दौरान हो चुका है। तो इसलिए इसको किसी औरत और मर्द में चूंकि ये मजहबी मामला है, जैसा कि जेबा साहिबा भी कह रही हैं, आप भी कह रही हैं, तो ये मजहबी उमूर का है। तो इस पर मौलाना गुलजार आजमी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से मजहबी जज्बात को किसी खिलाड़ी को ठेस पहुंच सकती है और जिस तरह से इन खातून खिलाड़ियों को कहा गया कि आप हिजाब उतार कर खेलें तभी आपको खेलने दिया जाएगा। अगर मजहबी नुक्ते नजर से देखा जाए मौलाना गुलजार आजमी, तो आप किस तरह से देखेंगे और किस तरह से इसकी मजम्मत करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं उन खवातीन मिल्लत को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने खेल के वापस लौट जाना पसंद किया जी, लेकिन इस्लामी शिआर को छोड़ना पसंद नहीं किया। दूसरे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो औरतों की आजादी पर पाबंदी लगाता है, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने औरतों को हर मैदान में आगे बढ़ने की
इजाजत दी है, और लेकिन उसके साथ शर्त है कि वो बेपर्दा ना हो। वो इसलिए कि जो आजकल हमारे यहाँ समाज में बिगाड़ पैदा होता है, उससे बचने की वाहिद सूरत यही है कि औरत पर्दे में रहे। ये आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह से कतर के खिलाड़ियों ने जी जब निगाह नहीं पड़ेगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस्लाम जुर्म होने से पहले उसको रोकता है, जुर्म होने के बाद तक सजा देता है। चलिए, खेल के मैदान की बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लामी शियार की हिफाजत की है इन खिलाड़ियों ने, और उन्होंने बगैर हिजाब के खेलने से बेहतर वतन वापस लौट जाना बिल्कुल सही बेहतर समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौलाना गुलजार आजमी हमसे बात करने के लिए। और फजल साहब, जिस तरह की बातें आप सुन रही हैं, ज़ेबा साहिबा ने जो बात कही मौलाना गुलजार से, कहीं ऐसी बात है कहीं ना कहीं पर मजहबी सेंटिमेंट तो होता ही है जिसे ठेस भी पहुंचती है, लेकिन कुल मिलाकर जो सूरत हाल मैदान पर थी, बास्केटबॉल का मैदान था, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन हो या कतर बास्केटबॉल फेडरेशन हो या फिर जहां पे ये एशियाड चल रहा है वहां की ऑर्गेनाइजेशन हो, सबने मिलजुल कर जाहिर सी बात है किसी चीज पर पहले फैसला लिया होगा, लेकिन अचानक ऐसा क्यों हो गया। और ज़ेबा साहिबा का बिल्कुल सही कहना है कि मैदान में आने से पहले ही दूसरी टीम को अगर फातेह करार दिया जाता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, पता नहीं, देखिए मैदान पर आने से पहले फातेह कैसे करार दिया उन्होंने, ये अलग मसला है। लेकिन अगर कॉन्स्पिरेसी होती तो आपने जैसा कहा कि ईरान या दूसरी टीम, हम लोगों ने अभी देखा कि एथलेटिक्स में बहुत सारी मुस्लिम ममालिक की खवातीन हिस्सा ले रही हैं और हिजाब के साथ हिस्सा ले रही। तो अगर साजिश होती तो ईरानी खिलाड़ियों के साथ भी साजिश होती, सऊदी अरब के खिलाड़ियों के भी साथ साजिश होती। लेकिन ये पर्टिकुलर मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? पर्टिकुलर मामले में चूंकि बास्केटबॉल फेडरेशन के कुछ कवानीन है, जैसे सिखों के मामले, चूंकि सिख का मामला इसलिए कर रहा हूं कि उनके भी मजहबी जज्बात थे, पगड़ी उनका बहुत मजहबी ये है, मजहबी उमूर से जुड़ी हुई चीज है। तो मजहबी मामले में चूंकि अब इसको कतर फेडरेशन को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए। जाहिर है कि फीबा का भी बयान आया इसके बाद कि हमने इसे मजहबी मामले की वजह से नहीं दिया है, इसलिए एक तो इसको साजिश करार देना गलत है। अगर साजिश होती तो फिर सारे मुस्लिम ममालिक की खवातीन वक्त की कमी है। ज़ेबा साहब से सुन लेते हैं, कुछ कहना चाह रही हूँ। जी, मेरा ये कहना है कि जब सिखों के पार्टिसिपेशन पर फीबा ने 2 साल के लिए रूल्स जो अपने ड्रेस रूल्स थे उनमें रिलैक्सेशन दिया था नेशनल लेवल पे, तो जब इंटरनेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे दिया है रिलैक्सेशन, और हिंदुस्तान के प्रोटेस्ट के बाद लिया है। चीन में जब एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसके बाद हिंदुस्तान ने बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने रिलैक्सेशन। आप क्या कहना चाह रही है ज़ेबा साहब? मेरी जानकारी के हिसाब से ये अगस्त के महीने में ये डिसीजन दिया गया है, तो ये अभी भी एग्जिस्ट करता है और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट हो गया। अब सिख सरदार जो है वो पगड़ी पहन के खेलेंगे इंटरनेशनल बास्केटबॉल में, जिस तरह सरदार पगड़ी पहन के खेल सकते हैं। तो ये कतर का मामला, कतर को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट इस पे करना चाहिए। ज़ेबा साहिबा, इसको कतर को प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हिंदुस्तान ने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, और इसका नतीजा ये निकला कि अब सरदार इंटरनेशनल बास्केटबॉल के मैचों में तौर पर बात यह है कि कतर को प्रोटेस्ट करना चाहिए। उसकी इंडिया के लिए जैसे कि रूल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 साल के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे जो कुछ भी है ड्रेस गारमेंट के जो कोड है वो रिलैक्स किए हैं, तो कतर को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि उनका जो ये राइट है कि विद हिजाब अगर लड़कियां खेल सके और आगे आ सके, तो इसके बारे में जरूर मुबाहिसा होना चाहिए। ज़ेबा साहिबा, बिल्कुल सही कहा आपने, और कतर ने इस सिलसिले में एक पहला कदम उठा भी लिया है, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके खिलाड़ियों को हिजाब पहनकर खेलने से मना किया गया, उन्होंने अपनी टीम को वापस बुला लिया। और इसके बाद जाहिर सी बात है, जैसा कि आप और फजल इमाम मलिक दोनों कह रहे हैं कि वो कतर को इस मामले पर जिस तरह से हिंदुस्तान ने नाराजगी जाहिर की थी, वो नाराजगी जाहिर की जानी चाहिए थी। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस मामले पर कोई एक बड़ा फैसला जिसमें शफाफियत होगी वो सामने आ जाएगा। आलमी समय से बात करने के लिए ज़ेबा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करने के पहले हम स्टूडियो में मौजूद अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, इस हफ्ते के स्पोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। आलमी समय को इंटरनेट पर देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी समय।